नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज से हम आगामी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पीसीएस परीक्षा और यूपीएससी परीक्षा और जो परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित की जाएगी उसको दृष्टिगत रखते हुए हम करंट अफेयर्स की बेहतरीन विषयों के साथ आपके साथ ये हमारी कक्षाएं चलेंगी। हम लोग उपस्थित रहेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। जो कई हमारे मित्रों का जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि इसकी पीडीएफ नहीं मिलती है, तो इस कक्षा के ख़त्म में वीडियो के लास्ट में इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। चूँकि मैं तकनीकी रूप से उतना सक्षम नहीं हूँ, इसलिए जो चीज़ें हैं वो बेहतर तकनीकी रूप से नहीं हो पाती हैं। आप जैसे जैसे सुझाव देंगे और इसको और मैं अपने तरीके से भी इसको बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा करता रहता हूँ। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह हमारे नववर्ष में वर्ष 2023 की पहली वीडियोज़ है। आइए आज हम बात करेंगे जीएम फसलों के बारे में। जीएम फसल मतलब जेनेटिक मॉडिफाई, अनुवांशिक रूप से जो संशोधित फसल होती है उसके बारे में बात करेंगे। मात्र एक ही ऐसी फसल है जिसको भारत में खेती करने की इजाज़त दी गई है, उसके बारे में जानेंगे। वो फसल कहाँ से कौन बनाया और कौन कौन सी फसलें हैं जिन पर रिसर्च चल रही है, शोध चल रही है, इसको अनुमोदित करने वाली संस्था कौन है, इसको कार्य रूप देने वाली संस्था कौन है, किस मंत्रालय के अधीन और किस नियम के अंतर्गत ये सब कार्य होता है, उन सारे विषयों को जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। अब जीएम फसलें, अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल इसे कहते हैं, जीएम लिख दिया गया है। जेनेटिक मॉडिफाई। क्षेत्रफल मतलब ये भारत के क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही है, ये बात की जा रही है। ये जितनी इस पर चीज़ें लिखी गई है वो भारत के संदर्भ में है, अपने देश के बारे में बातें हो रही है। इसमें यह क्षेत्रफल से हमारा तात्पर्य है कि जीएम फसलें जो बोई जाती है उसके अंतर्गत आने वाला जो भारत का क्षेत्रफल वो कितना है, 11.4 मिलियन हेक्टेयर है। 11.4 मिलियन हेक्टेयर। भारत दुनिया का 5वां देश है और प्रथम यूएसए है। क्षेत्रफल के आधार पर इस प्रकार की जो फसल है, अनुवांशिक फसल, उसको बोया जाता है, उसके आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य है, प्रथम देश है और भारत 5वां देश है। यहीं से प्रश्न पूछना चालू हो जाएगा कि जीएम फसलों के क्षेत्रफल के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो हमारा 5वां स्थान है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो हमारी लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं होती है उसमें करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ही खास होती है। 40 प्रश्न कुल जोड़ दिए जाए तो आते हैं, लगभग 40 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न में 40 प्रश्न, अगर हम 95 प्रश्न जीएस में कर देते हैं तो सही होता है। तो करंट अफेयर्स में तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, बस पढ़ते जाना है। 40 प्रश्न हमारे अगर सही हो जाएंगे, 40 में 35 भी सही हो जाएंगे, तो 110 बाकी के जो हमारे प्रश्न बचे हैं उसमें हम 60 अगर प्रश्न कर देंगे, 60% भी कर देंगे तो प्री निकल जाता है, हम क्वालिफाई कर देते हैं। यह जो हमारी कक्षा है वो क्वालिफाइंग सीरीज के नाम से ही चल रही है। देखिए ये करंट अफेयर्स है हमारा। तो क्षेत्रफल कितना है, 11.4 मिलियन हेक्टेयर। यह आंकड़ा 2017 का है, 2017 के बाद का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, तो यह 2017 का आंकड़ा है। अब उत्पादन बीटी काटन मतलब कपास की फसल है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित प्रथम और एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है भारत में। किसी भी फसल को नहीं दी गई है मान्यता कि वो उसकी खेती हो, उसको बोया जाए। केवल एक बीटी काटन ही ऐसी फसल है जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह संस्था है जो इसका अनुमोदन करती है इस प्रकार के फसलों का, और भारत की प्रथम और एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है। कौन सी है, बीटी काटन, और कोई भी फसल नहीं है। उसके बाद अब ये फसल जब हमारी उत्पादित होने लगी, भारत में बोई जाने लगी, इसकी खेती होने लगी, तो उससे भारत में कपास का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया है। मान लीजिए कि इसके उत्पादन के पहले बीटी काटन जो है उसके बोने के पहले जो जेनेटिक मॉडिफाई हमारा बीज था उसको बोने के पहले 1 टन होता था, तो आज की स्थिति क्या है, 3 गुना बढ़ गया, 3 टन होने लगा। अब इसके प्रमुख पहले क्या है, पहल मतलब इनसे संबंधित, जीएम फसलों से संबंधित और कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं, विषय हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उसमें हम बात करेंगे अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा है जिसे भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न ये भी पूछ लेगा
कि भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केरल में है। ये तो पूरा मतलब ये पैक्ड प्रश्न है। संस्थान आपका पूछ लेता है वह कहाँ सिचुएटेड है, उसके बाद कौन सा पौधा किसने विकसित किया है, ये भी बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप विगत वर्षों के करंट अफेयर्स के प्रश्न अगर आप देख रहे होंगे तो इस प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे। तो रबड़ का एक पौधा संशोधित किया गया है आनुवांशिक रूप से, वो कहाँ लगाया गया है, उसको विकसित भी कर दिया गया है रबड़ अनुसंधान संस्थान के द्वारा, केरल में जो अवस्थित है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति क्या होती है, इसका क्या कार्य होता है, तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, जो यहाँ हमने बात की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, तो उसके बारे में एक दो लाइन जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें हम बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी उनको करंट अफेयर्स की इस कक्षा में लिया जाएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति क्या है, तो भारत में जो जीएम फसलों को नियंत्रित करने का काम करती है कि कौन सी फसल भारत में बोई जाएगी, कौन सी नहीं बोई जाएगी, किसको रोक दिया जाएगा, किसके विकास के बारे में बात किया जाएगा, सबका काम जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति करती है। इसका दूसरा काम क्या है, मतलब यह किसके अंतर्गत काम करती है, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह जो अधिनियम है वह बार बार पूछा जाता है, इसका प्रश्न यह पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। मतलब ये जो हमारा पर्यावरण वन मंत्रालय है उसके अधीन जो पर्यावरण एवं वन संरक्षण अधिनियम 1986 में जो लाया गया, उसके तहत इसकी स्थापना की गई समिति को लाया गया, जिसका नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। ये क्या करती है, भारत में जीएम फसलों के नियंत्रण करने का काम करती है, नियंत्रित करती है, रूल रेगुलेशन बनाती है, नियम कानून बनाती है, जिसका गठन 1986 जो पर्यावरण अधिनियम है उसके अंतर्गत किया गया था। अब इसमें और इसके बाद ये तो सभी लाइनें महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन इसमें भी और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो ये हमारा बीटी काटन है इसको किसने विकसित किया था, कब विकसित किया गया, किस वर्ष इसको लाया गया, कब भारत में लाया गया, ये सब चीज़ों को देखिए। तो एक दो कंपनी मिलकर के हाइब्रिड सीड्स कंपनी जो महाराष्ट्र की कंपनी थी और मोनसेंटो जो अमेरिका की बीज कंपनी थी, दो कंपनी बीटी काटन का विकास की थी। एक हमारे देश की कंपनी थी महाराष्ट्र की हाइब्रिड सीड्स कंपनी उसका नाम था। उसके बाद अमेरिका की एक बीज कंपनी थी जिसका नाम था मोनसेंटो, उसके द्वारा बीटी काटन को विकसित किया गया था। इसे कब लॉन्च किया गया, भारत में वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था, जो भारत की एकमात्र जीएम फसल है। उसके बाद एक और स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स है, उसके द्वारा भी एक सरसों की किस्म को विकसित किया गया है। आइए देखते हैं। धान सरसों हाइब्रिड DMH11, इसका नाम क्या है, डी से धान, सरसों हाइब्रिड DMH11 एक स्वदेशी रूप से विकसित, किससे, स्वदेशी मतलब अपने देश में विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है। ये क्या है, यह अब देखिए, अब आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से यह क्या है, किसकी प्रजाति है, ऐसे प्रश्न पूछता है तो दे देगा कि धान सरसों हाइब्रिड DMH11 किसकी प्रजाति है, ऑप्शन में दे देगा धान, सरसों, गेहूं, सूरजमुखी, या चार आपके ऑप्शन में दे दिए। कि प्रश्न बार बार पूछेगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछने की परंपरा है हमारे आयोग के द्वारा। तो जो DMH11 फसल है वो सरसों की ट्रांसजेनिक फसल है, किसकी, सरसों की। तो इसमें हम क्या ऑप्शन में टिक लगा देंगे, सरसों। DMH11 किसकी फसल है ट्रांसजेनिक, सरसों की, तो हम सरसों ऑप्शन में लगा देंगे। अब किसके द्वारा इसको विकसित किया गया था, विकास इसका किसने किया, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स है, उसके द्वारा इसका विकास किया गया, किसका, DMH का। अब DMH क्या है, DMH हर्बिसाइड टॉलरेंस सरसों का एक जीएम है, हर्बिट्रांस, किसका, हर्बिसाइड टॉलरेंस सरसों जो है। अब इसमें देखिए, इसमें 4-5 प्रश्न हैं इस लाइन में। पहले धान सरसों हाइब्रिड
DMH11 किसकी प्रजाति है? तो यह सरसों का। अब DMH11 का विकास कैसे किया गया? तो जो HT सरसों का ये जेनेटिक रूप है, HT सरसों का जेनेटिक रूप है HT मतलब ऐसे हर्बिसाइड टॉलरेंस सरसों, HT सरसों। अब इसका विकास किसने किया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स है उसके द्वारा विकसित किया गया। कहाँ इसका विकास हुआ? अब DU में हुआ है, उसमें एक संस्थान है, तो यह स्वदेशी ही हो गया। तब इस प्रकार के प्रश्न पूछने की जो परंपरा है, यह हमारी जो करेंट अफेयर्स की कक्षा है, इसमें बेहतरीन कृषि से, प्रौद्योगिकी से, विज्ञान से, राज्य व्यवस्था से, अर्थशास्त्र से, भूगोल से, जितने करेंट अफेयर्स के विगत वर्ष से लेकर परीक्षा आने के दिन क्या उसके 1 महीने पहले तक जो चीज़ें होंगी, मई में परीक्षा प्रस्तावित है, मई में ही परीक्षा प्रस्तावित है, तो उसके पहले तक हमारी रोज़ 1-2 टॉपिक आएगा। इसको आप गहनता से पढ़िएगा, यह हमारी कक्षा बहुत ही मददगार होगी। जो हमारा पर्यावरण का लोग क्लास देखे हैं वो बताते हैं कि पर्यावरण से आने वाले लगभग सभी प्रश्न जो फैक्ट्स के आधार पर हैं, फैक्चुअल हैं, जो बार बार उसमें जो करंट अफेयर से जुड़ा नहीं है, वो उसमें से लगभग सभी प्रश्न हमारे फंसते हैं। अगर आप हमारे नए पाठक हैं, हमसे हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया इल्विन क्लासेस चैनल को खोलिए, ओपन करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वेरिएंट टॉपिक्स हैं, उसकी अपनी कक्षाएं हैं, उनको देखिए। आप 2-3 वीडियोस देखेंगे तो कक्षा की गुणवत्ता आपको अपने आप मालूम चलेगी। आज हम बात किए GM फसलों में BT कॉटन की। BT कॉटन का विकास कहाँ हुआ था? एकमात्र भारत की फसल है जो भारत में अनुमोदित है। अनुमोदन का कार्य कौन करता है? वह अनुमोदित जो करने वाली जो संस्था है वो किसके तहत कार्य करती है? उसका विकास किसने करवाया? किस अधिनियम के तहत उस संस्था को लाया गया, उसको स्टेबल किया गया? उसके बाद सरसों की जो HT फसल है उसका विकास कब किया गया? उसका पूरा नाम क्या है? किसने विकसित किया? इन तमाम चीज़ों को जाने। हमें उम्मीद है आपको यह कक्षा बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको कक्षा अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा और हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। उसको देखने के लिए बेल आइकन पर ऑल का बटन क्लिक करिए। आप हमसे जुड़े, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, क्वी, इंस्टाग्राम, और उसके अलावा आप अगर हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपको किस किस विषय में दिक्कत है, कौन सा विषय आपको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में अगर आपको कोई कठिनाई है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, फ़ोन से भी कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही नंबर है 7081788388। हमें उम्मीद है कि आपको यह कक्षा बहुत ही अच्छी लगी होगी। जय हिंद।